हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 अफवाह को पढ़ेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। यह जल विभाजक को दिखाया गया है। यह आपका जल विभाजक, उच्च भूमि, यह आपका नदी तंत्र, ये दूसरा नदी तंत्र। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है? ये कहाँ है? साउथ यूएसए में। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? किसकी है? गंगा नदी। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। भारत में अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है: हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय क्षेत्रों के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काट कर गार्जों का निर्माण किया है। ये गार्ज को दिखाया गया है। दो पर्वतों को काटकर नदी बहती है, उसी को गार्ज कहते हैं। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियाँ का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। ये कुछ दिखाया गया है, नदी की विभिन्न अवस्थाएं को दिखाया गया है। ये नदी का स्रोत, नदी का ओरिजिन हो गया। ऊपरी भाग, मध्य भाग, ये आपकी नदियाँ बह रही है, ये विसर्प हो गए। और ये गोखुर झील, ये नदियों से कट करके अलग हो गई, उसी को गोखुर झील कहते हैं। ये आपका डेल्टा, ये डेल्टा। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है। हिमालय की नदियों में की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम एवं छिछली होती है। छिछली किसको कहते हैं? छिछली हो गया गहराई कम गहराई वाली नदियाँ। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? बिल्कुल, नर्मदा और तापी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। हिमालय की नदियां सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती है। किसी नदी या उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं और अपवाह तंत्र भी कहते हैं। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। ये पूछा जाता है, कहाँ से? मानसरोवर झील, तिब्बत। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, स्वयोग तथा हुंजा नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। कहाँ से? अटक से। ये पूछा गया है, अटक से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? मिठानकोट के पास। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है।
कराची से पूर्व की ओर, ये भी पूछा गया है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी की विश्व की लंबी लंबी नदियों में से एक है। सिंधु नदी कितना हो जाएगा, 2900 किलोमीटर। और ये कुछ मैं डिस्कस करता हूँ, इसको लिख लीजिएगा। सिंधु नदी उत्तर से कौन कौन नदी मिलती है? जास्कर नदी, नुब्रा नदी, सोयोक नदी और हुंजा नदी। और नीचे से कौन कौन नदी? सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी। ये दोनों नदी कहाँ आकर मिलती है? मिठान कोट के पास। ये कहाँ है? पाकिस्तान में। क्या आप जानते हैं, एक मिनट, क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि के 1960 के अनुसार भारत इस नदी का परिक्रम सिंधु संपूर्ण जल का 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। और भारत 20% ही पानी यूज कर सकता है और 80% ये आपका पाकिस्तान। गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार के पास, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं: यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। कोसी को बिहार का शोक नदी कहते हैं, शोक नदी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिनी किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद के गंगा में मिल जाती है। इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। ये कुछ इम्पोर्टेंट मैप को है, इसको देखते हैं। सिंधु नदी मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। और ये सिंधु नदी, ये क्रम पूछा जाता है। सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी, ये कहाँ आकर के मिलती है? ये आपका मिठान कोट क्या आकर के मिल जाती है? पाकिस्तान में। ये आपका ब्यास नदी, ये भारत में ही उत्पन्न होती है और भारत में ही गिरती है अरब सागर में। यह अरब सागर में कहाँ से? हिमाचल प्रदेश, कुल्लू के व्यास, रोहतांग दर्रा से। ये आपका गोविंद सागर, सतलज नदी के पास, सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है गोविंद सागर। शारदा नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, अमरकंटक। और सोन नदी का एक क्वेश्चन पूछा गया है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी जो गंगा में मिलती है, पूछा गया प्रश्न है। कोसी नदी बिहार का शोक नदी है। गंडक नदी, ये आपका सांगपो हो गया, तिब्बत से निकला है, मानसरोवर से। ये आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पास टच करती है, नामचा बरवा। और एक दर्रा भी है। ये दर्रा कौन सा है? यांगयाप दर्रा, लिख लीजिएगा। यांगयाप दर्रा के पास आके मिलती है, दिहांग के पास। ये दिहांग, अरुणाचल प्रदेश। सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर बोला जाता है? असम में दिबांग।
दिबांग के पास टच करती है ये दिहांग नदी, ये सांगपो, फिर दिहांग, फिर आपका दिबांग के पास ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा, फिर ये ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में से होते होते बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या बोला जाता है? जमुना, जमुना नदी बोला जाता है। और गंगा, गंगा को पद्मा बोला जाता है, पद्मा। और पद्मा प्लस जमुना को क्या हो जाएगा? मेघना। ये पूछा गया प्रश्न है। ओके, इधर हो गया। ये महानदी आपका उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा, खारा झील है, खारा झील, खारा झील है। ये आपका नर्मदा नदी और तापी नदी कहाँ? अरब सागर में गिरती है और एस्चुरी बनाती है। ये गोदावरी नदी नासिक, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। निजाम सागर कहाँ है? तेलंगाना में, तेलंगाना में। नागार्जुन सागर भी तेलंगाना में हो गया। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा नदी पूछा जाता है कहाँ है? कर्नाटका में, कर्नाटका। लिंगामक्की झील कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में हो गया, तमिलनाडु में हो गया। सॉरी, नहीं नहीं, ये आपका हो गया कर्नाटका में ना, कर्नाटका में हो गया। कावेरी नदी हो गया तमिलनाडु। पुलिकट तमिलनाडु। वेम्बनाड कहाँ है? केरल। ये आपका लक्षद्वीप कावारती, कावारती प्रवाल द्वीप है, 36 द्वीपों का समूह है। ये आपका पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं। ये नर्मदा नदी भी अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलती है। एक और इम्पोर्टेंट है, ये आपका शरावती नदी पश्चिमी तट से ही निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है। आपका शरावती नदी, शरावती नदी यहीं से निकलती है, लेकिन ये आपका अरब सागर में ही गिरती है, अरब सागर में ही गिर जाती है, गिर जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम को दिखाया गया देवप्रयाग में, ये पूछा जाता है। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। इसको नमामि गंगे कब स्टार्ट हुआ था? जून 2014 में। ये पूछा गया प्रश्न है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियाँ कैसे एवं गंगा में कहाँ मिलती है, ज्ञात कीजिएगा। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ जल से परिपूर्ण होकर गंगा की पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी, हुगली, जो इसकी वितरिका है। वितरिका क्या है? एक नदी है, उसको फिर बहुत सारे ब्रांच में टूट जाती है, उसको वितरिका कहते हैं। दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये आपका गंगा पद्मा, पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश में। क्या आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा का नाम पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरी वृक्ष के नाम से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई, एक मिनट, गंगा की लंबाई 2500 नहीं है, 2525 किलोमीटर है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। ये पूछा जाता है। अंबाला नगर, अंबाला नगर क्या है? सिंधु
प्लस गंगा का जल विभाजक है, जल विभाजक है, लिख लीजिएगा। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 किलोमीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है, इसलिए इन नदियों के अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। ये आपका यू आकार बनती है, ये आपका यूपीएससी में पूछा गया है। और ये नामचा बरवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, दिबांग लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इसे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2015 में पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, की सहायक नदी कौन कौन है? दिबांग, बराक और केनुला। इसमें ऑप्शन था 1, 1 एंड 2, 1, 2 और 3, तो तीनों होगा। और ये आपका बराक, यहाँ पर बराक नहीं है, ये लिख लीजिएगा। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। यहाँ इस नदी में जल एवं शिष्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं शिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। गुम्फित क्या हो गया? ये आपका विसर्प की तरह हो गया, विसर्प, विसर्प। तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के नाम का याद है? बिल्कुल है। क्या नाम है? माजुली। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम, बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तित लाती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा गया है, यूपीएससी पूछा है स्टेटमेंट वाइज के थ्रू। प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसको हम लोग एस्चुरी भी कहते हैं, एस्चुरी। प्रायद्वीपीय नदियां की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। ये नर्मदा और तापी नदी कहाँ बहती है? अरब सागर में। नर्मदा द्रोणी, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार से बहती हुई, जहाँ नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। ये आपका नर्मदा नदी कहाँ? आपका जबलपुर। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। भ्रंश घाटी, ये आपका भ्रंश घाटी हो गया। इसको दो पर्वतों के बीच खाई नुमा संरचना को हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं और ये पूछा गया प्रश्न है। ये आपका भ्रंश घाटी, यहाँ नर्मदा नदी किसके किसके बीच है? तो विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा।
सतपुड़ा श्रेणी के बीच नर्मदा नदी, और एक है आपका अजंता, अजंता ये सो नदी, सॉरी तापी नदी, तापी नदी, सतपुड़ा और अजंता के बीच तापी नदी। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है, इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है। तापी द्रोणी, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। ये पूछा गया है, सतपुड़ा बैतूल जिला। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार है। इन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती है। बिल्कुल बताते हैं। साबरमती नदी गुजरात, माही नदी मध्य प्रदेश, भरतपुजा नदी ये निकलती कहाँ है? ये आपका निकलती है यहाँ से अन्नामलाई, अन्नामलाई तमिलनाडु, लेकिन मुख्यतः कहाँ है? केरल में, और पेरियार आपका केरल में है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, आप लोग लिख लीजिएगा। अरब सागर, अरब सागर में कौन कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी, तापी नदी, माही नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, पेरियार नदी, भारतपुजा नदी और पेरियार नदी। ठीक है। भारतपुजा नदी कहाँ हो गया? आपका केरल में हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है ना। गोदावरी श्रेणी, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये पूछा गया है। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को, इसके लिए आकार और बड़े आकार और विस्तार के कारण। लेकिन एक और प्रश्न है, पवित्रता के आधार पर दक्षिण गंगा किसे बोला जाता है? कावेरी नदी को। महानदी द्रोणी, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। कृष्णा द्रोणी, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, मूसी तथा भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में है। ये पूछा जाता है कि तुंगभद्रा कहाँ है? कर्नाटका में है। मूसी कहाँ है? तेलंगाना में है। कावेरी द्रोणी, कावेरी पश्चिमी घाट ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटका में है। क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है? इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलुरु, कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान करती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा है बताइए? कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? वराही नदी पे है। ये कहाँ है? तो कर्नाटका में है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्या आप जानते हैं
पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी से ढका है। 3/4 हिमानी से। झीलें। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे और वहां नौकायन, तैराकी एवं अन्य जलीय झील खेलों का आनंद लिए होंगे। ये डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये आपका मीठा झील है। मीठा झील है। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झील नहीं होती तो क्या वे उतना आकर्षित जितना कि आज करते हैं? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। ये आपका जहाँ जल जमा हो जाता है उसको झील कहते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत सागर और अरल सागर। आपको मैंने पढ़ाया था कैस्पियन सागर किस किस देश से मिलता है? तो तारीख पे तारीख मैंने पढ़ाया था। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान। और मृत सागर ये हो गया इजराइल और जॉर्डन। और अरल सागर भी पूछा गया है। ये आपका हो गया किसके किसके बीच? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। सोचिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है ये। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झीलें अस्थायी होती है, कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होती है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमालयों एवं बर्फ चादर की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों तथा मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झीलों का निर्माण करते हैं। स्पीट या बार रोधिका तटीय क्षेत्रों को लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है, खारा पानी वाला। पुलिकट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कोलेरू कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। ये इम्पोर्टेंट है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ कौन सा है? कैबुल लामजाओ लिख लीजिएगा। और एक इसका मणिपुर का है। मणिपुर का राज्य पशु क्या है? ये है आपका संगई हिरन। इसको हम लोग डांसिंग हिरन के भी नाम से जाना जाता है। ओके। वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान का सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। यह आपका सांभर झील हो गया, राजस्थान। पूछा जाता है मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत का सबसे मीठा पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक और ये आपका बाड़ा पानी। भीमताल, नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में है। डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। लोकटक कहाँ है? तो मणिपुर में है। और बाड़ा पानी कहाँ है? तो मेघालय में है। ये पूछा गया प्रश्न है, बाड़ा पानी।
इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाकल नागल परियोजना सतलज नदी पे है। सतलज नदी पर ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। मीठा पानी वाला झील कौन कौन है? वुलर है, डल है, ये दोनों है जम्मू कश्मीर में, और भीमताल, भीमताल, नैनीताल, ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और लोकटक, लोकटक कहाँ है? तो मणिपुर में है। और बड़ा पानी ये कहाँ है? तो मेघालय में है। ये पूछा गया है पीपीएससी सीडीपीओ में। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है और हमें मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों का अर्थव्यवस्था का महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव एवं बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों के एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे है। लिख लीजिएगा, बहुत सारा है, जैसे कानपुर हो गया, अपना भागलपुर हो गया, ठीक है, पटना हो गया, बहुत सारे हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ किया था। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियाँ देश में जल का प्रमुख स्रोत। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर औद्योग का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी की स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इसको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपको कभी ऐसे कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना है मैंने। कौन कौन है? नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में, और एक है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2011। नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बहुत सारा बीमारी हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिएगा आप लोग। आइए अभ्यास कर लेते हैं। वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ये क्या है? मीठा पानी है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक, तापी नदी का भी। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जल वाली झील है? कौन सा? सांबर, राजस्थान है।
निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? कौन सा? गोदावरी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तापी नदी और नर्मदा। भ्रंश घाटी आपका ये भ्रंश घाटी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जल विभाजक का कार्य क्या है? एक उदाहरण दीजिए। दो नदी अपवाह तंत्र को विभाजित करता है उसे जल विभाजक कहते हैं। और उदाहरण में कौन सा हो जाएगा? अरावली। भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी? गंगा। गंगा नदी। सिंधु एवं गंगा नदियां का उद्गम कहाँ से हुआ है? सिंधु का हो गया मानसरोवर, मानसरोवर तिब्बत। और गंगा का हिमनद गंगोत्री उत्तराखंड। गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? कहाँ कहाँ से? तो भागीरथी, भागीरथी से चल करके अलकनंदा, अलकनंदा से चल करके दोनों कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। तो दोनों फिर यहाँ गंगा हो जाती है। ये पूछा गया प्रश्न है। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम पाद सिल्ट क्यों है? तो आप लोग पता कीजिएगा क्यों है। कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश के पहले किस प्रकार की आकृतियाँ का निर्माण करती है? नर्मदा और तापी। ये ज्वार नदमुख बनाती है। और एस्चुरी भी कहते हैं इसको। कुछ झीलों के नाम लिखिए जिसमें प्राकृतिक या मानव निर्मित में है। ठीक है, हम लोग पहले इसको कर लेते हैं, आर्टिफिशियल को कर लेते हैं, मतलब मानव निर्मित। निजाम हो गया, नागार्जुन हो गया और गोविंद सागर हो गया। ठीक है, और राणा प्रताप हो गया। तो चार हो गया। और ये सब हो गया आपका प्राकृतिक। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है। वुलर क्या है? मीठा हो गया। तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नैनीताल कहाँ है? यूके में है, ये भी मीठा है। गोविंद सागर, गोविंद सागर कहाँ है? आर्टिफिशियल है। लेकिन ये सतलज नदी, सतलज नदी पर बना हुआ है, ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बारह पानी, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है? मेघालय में है, ये मीठा है। सांबर कहाँ है? तो राजस्थान में, ये खारा है। निजाम कहाँ है? तेलंगाना में है। नागार्जुन भी तेलंगाना में है। डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, मीठा है। भीमताल, लोकताल, ये यूके में है। यूके कहाँ? उत्तराखंड। चिल्का उड़ीसा में है, खारा है। राणा प्रताप ये आर्टिफिशियल है, मतलब कृत्रिम है, राजस्थान। और ये चंबल नदी पर बना हुआ है। पुलिकट तमिलनाडु में है। ठीक है, ये हीराकुंड उड़ीसा में है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? कुछ सजेशन देना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी क्या कीजिए, थोड़ा मेरे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। थोड़ा बहुत मेहनत भी लगता है मुझे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।